जैन फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं ये जो चैप्टर अभी आप लोगों को मिला है एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम से संविधान का जो चैप्टर आपको मिला है क्लास 9th में, उसी का सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत छोटा सा पार्ट ये आपको मिलेगा। इसमें ज्यादा चीजों पे डिस्कस नहीं करना है, बट जितनी भी चीजें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है। क्यों तीन तीन नाम हम बता रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है कि ये तीनों नाम इसी के हैं और इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। आपको ध्यान से यहाँ पे सारी चीजें देखते हुए चलनी है। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको क्लास 9th में दिया गया है, बट क्लास 9th 10th 11th 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, यानी कि बहुत जरूरी चीज है, इसलिए इसको आप पढ़ के ही जाएंगे, समझ के ही जाएंगे, ठीक ना। और ऐसे भी जो चीजें हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है तो उनको तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, उनको तो हमको पढ़ते हुए चलना ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या अभी समझना है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो मिला होगा, ठीक है। अभी इसी चैनल पे है तो आपको सारी चीजें मिल जाती होंगी, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने और भी चीजों पे डिस्कस किया है, उसको हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। 1 सेकंड का समय देंगे हमें। ये सभी वीडियो आप लोगों को अभी मिल ही रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें तो ये पहला चैप्टर था, ठीक ना, जिसमें जो है आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये पहला चैप्टर था जिसमें पूरा पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या है, क्यों है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद ये तो केवल एक जो है आप लोगों को अपलोड किया गया है, ठीक ना। फिर इसमें सेकंड चैप्टर ये उसी का सेकंड पार्ट है, और सेकंड चैप्टर अभी में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक ना। वो भी हो चुका है, बट अपलोडिंग में हो सकता है कि जो अपलोड करने की जिम्मेदारी जिनको मिली है, यहाँ सामने आपके हम दिखाई देते हैं, बट इस कैमरे के पीछे भी कई लोग हैं जो इस पे पूरी तरह से अपनी जी जान लगाए हुए हैं। तो वे लोगों का भी अपना काम है, वो अपना जो इसको अपलोडिंग का कार्य कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने अपलोड नहीं किया होगा, बाकी वो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। ये सारे वीडियो आप लोगों को जितने अभी मिले हैं सब लेटेस्ट में ही हैं, और जल्द ही आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तो फिर हम लोग बात करेंगे आज के इस पार्ट पे, पहले बात कर लेते हैं। तो हम इस पे चर्चा करते हैं और क्या क्या चीजें समझनी है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको याद एक छोटी सी बात रखनी है, प्रस्तावना किसी भी कंडीशन में याद करके रखना है। याद करके रखना है क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना को याद करके रखेंगे। ये है भारत का संविधान और उद्देशिका, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसकी प्रस्तावना है, यही प्रियम्बल है, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। और यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी वहां के नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतवार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बहुत ही जरूरी शब्द हैं जिनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक ना। तो कब ये तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपको एक जरूरी बात ये भी याद रखनी है कि अगर हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो फिर क्या रीजन आए जिसके वजह से हमने इसको स्टार्ट ना किया इस 26 नवंबर 1949 को, बल्कि हमने इसको 26 जनवरी को स्टार्ट किया है। इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू हमने किया है। यहाँ तो तैयार हो गया था बट हमने लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे का रीजन था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक तिथि बन जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 26 जनवरी को लागू करते हैं, जबकि तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही तैयार हो चुका था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आपको याद रखते हुए चलना है। जैसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन कौन से इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि इस पूरे संविधान में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी कौन से लोग, तो भारत के लोग का मतलब है कि भारत को, ठीक ना, यानी भारत को अगर हम बात करते हैं इसमें कौन से भारत के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत को, भारत के संविधान का निर्माण अधिनियमन भारत के लोगों के, भारत के लोग और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे संविधान में लिखने का काम नहीं करेगा, इसमें कोई भी चीज, कोई अधिनियम एक्स्ट्रा में ऐड करने का काम नहीं करेगा, यहाँ के लोग ही रहेंगे, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा ही ये लिखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझिएगा, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। मतलब अगर हम किसी संगठन से जुड़े हैं उसके बाद भी हमको जरूरत नहीं है किसी के अधिकारों को मानने की, कि कोई हमारे ऊपर दबाव लगाए कि आप हमारी मर्जी से चलिए। फिर सोचिए ना, इस भारत देश में रहते हैं और लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, आप ऐसे रहिए। आपको एक सच्चाई से आज वाकिफ कराते हैं कि एक विद्यालय में टीचिंग करना मतलब एक तरीके का हमारा शौक था, ठीक ना, मतलब वो जैसे एक जॉब होती है तो उससे ज्यादा शौक था हमारा विद्यालय में पढ़ाने का, और पढ़ाना हमारे लिए एक शौक बन चुका है, ठीक ना। ये जो कुछ भी है वो बात की जाती है कि हाँ पैसों के लिए किया जाता है, जॉब के लिए किया जाता है, वो एक अलग फंडा है। बट हमारा ना टीचिंग एक फैशन बन चुका था, अभी भी है, बट विद्यालय में ना पढ़ाना हमें इतना अच्छा लगता था कि जिसको हम कह नहीं सकते। लेकिन विद्यालय में टीचरों को आप अच्छे टीचर तब माने जाएंगे जब आप प्रिंसिपल सर जैसा कह रहे हैं उनके मुताबिक चलेंगे, और जितनी बार आपके सामने आ रहे हैं आप उतनी बार खड़े हो जाएंगे, आप उनकी चापलूसी करेंगे तो आप अच्छे टीचर हैं। बाकी आप कितना बढ़िया पढ़ाते हैं इससे कोई मैटर नहीं है, ये सारी चीजें वहां पे ध्यान नहीं दी जाती। आप तभी अच्छे टीचर कहलाएंगे जब आप हमारी जी हजूरी करेंगे, और जी हजूरी से बड़ा हमारा कोई कसूर नहीं था कि हमने नहीं किया कभी, ठीक ना, कभी ये चीज हमारे अंदर नहीं थी, इसलिए और फिर चलता है मतलब सारी चीजें, तो ये सब कुछ मतलब होता रहता है। तो फिर एक भारत देश है, यहाँ प्रभुत्व संपन्न पूरा देश है, तो फिर हम लोग भी तो प्रभुत्व संपन्न है भाई, उसी देश के नागरिक हैं, इतना गुमान तो रहेगा हम लोगों को। किसी के सामने झुक जाना हमने कभी सीखा नहीं है। आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो गिरा हुआ मत समझिए, जो आदमी झुक सकता है वो आपको भी झुका सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सम्मान करते हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप अगर हमारे लिए, आप हमें सम्मान देते हैं तो बिल्कुल हम दोगुना सम्मान आपको देंगे, लेकिन फिर वही बात है कि भाई रुआब से बात करेंगे तो फिर कैसे चलने वाला है, फिर तो नहीं होता है ना। और वो भी एक टीचर की पदवी, टीचर होने के बाद इस तरीके की बातें अगर करेंगे तो फिर तो चल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा भी बहुत इच्छा थी कि भाई पढ़ाते हैं विद्यालय में, और काफी मतलब इतना पसंद था क्या ही बताया जाए, लेकिन खत्म हो गया सारी चीजें। तो फिर हमने निर्णय लिया कि अब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कोचिंग दी जाए।
और अपने यहाँ पढ़ाना, यहाँ से कोई ये नहीं कह सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। आप बच्चों से हंस के मत बोलिए, आप बच्चों से जिस तरीके से बातें करते हैं ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों से इतने करीब मत रहिए। बच्चों को पढ़ाना है 365 दिन। लगाव होना बड़ी सिंपल सी बातें हैं, उनसे बातचीत करना, उनको समझाना। अगर उनका लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी तरीके से उनको समझा सकते हैं। यानी मेन पर्पस था हमारा कि बच्चों को समझाया जा सके, वो जिस भी लेवल में समझ सके वहां तक जाया जाए। हम कई बार, आपने अभी मे बी ऑफलाइन कोचिंग को नहीं देखा होगा, आप लोगों ने, सभी लोगों ने। ऑफलाइन कोचिंग में हम कभी भी खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि खड़ी भाषा हमको आती नहीं या बोल नहीं सकते, लेकिन वहां पे हमें ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो काफी ज्यादा उनको समझ में कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है कि एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आ जाया जाए कि देख रहे हो, देखा ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है। बंधुता का मतलब समझ रहे हैं क्या है? बंधुता का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे के बीच में भाईचारा की भावना रखें। तो समझाने के लिए हम लोग जा सकते हैं नीचे, वहां उनसे करीबी होना, उनसे हंस के बोल देना, उनको समझा देना। एक टीचर ही खुद स्टूडेंट बन जाता है उन बच्चों के सामने। जब उनको नहीं समझ में आता है तो उनको समझाने के और इस चीज का आप अलग वे में लेके जा रहे हैं, फिर तो बहुत ही गलत बात है। बट ठीक है भाई, आपका अपना है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, बट अभी तक उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, और आएगा वक्त हम लोगों का भी, तो फिर हम लोग भी कुछ बातें करेंगे उस। अभी भी बहुत कुछ चीजों को दबा के रखा गया है जिनका जवाब समय के साथ दिया जाता है, और जवाब दिया जाएगा। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जवाब नहीं दिया जाएगा, जवाब तो दिया जाएगा, सोच समेत लौटाया जाएगा सारी चीजें। तो देखते हैं हम लोग आगे, समझते हैं। संप्रभुता को हमने समझ लिया है क्या है, कि इसके ऊपर किसी का निर्णय नहीं होगा, कोई हमको दबाव में नहीं रख सकता है, हम अपना निर्णय को ले सकते हैं, उसको कहेंगे प्रभुत्व संपन्न। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन उसे कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। यानी सरकार क्या करेगी, तो किसी से ये नहीं बोलेगी कि आप इसी धर्म को मानिए, और अगर कोई किसी धर्म को मान रहा है तो उसे कह नहीं सकते कि आप इस धर्म को क्यों मान रहे हैं। तो हमारे देश में किसी भी धर्म को मानने के लिए आपसे जबरदस्ती नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप उस धर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, देश का कोई भी धर्म नहीं है, और जितने धर्म यहाँ हैं इन सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कहेंगे, ठीक ना। ये कई बार इंग्लिश के कुछ वर्ड ऐसे जिनका प्रोनाउंसिएशन हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है। ऐसे बोलते रहते तो समय हो जाएगा, ठीक ना, बट बीच में रुक के फिर कहना अटपटा सा लग जाता है। इसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता, ठीक है। आगे समझते हैं। तो पंथ निरपेक्ष के बाद अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगला शब्द हमको क्या समझना है, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक। तो समाजवादी शब्द को भी समझ लेते हैं। समाजवादी किसे कहते हैं, तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज हमारे देश में है, ठीक है, जो भी धन संपदा है, जो भी सारी चीजें हैं, अगर वो प्राकृतिक रूप से आई हैं, सामूहिक रूप से पैदा की गई हैं, तो उनपे सभी का एक समान अधिकार होगा, सभी लोगों में एक समान बांटा जाएगा, ठीक ना।
और सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो सके। इसीलिए सरकार कई बार कानून बनाती है, जिसमें कई बार आप लोगों ने सुना होगा केशवानंद भारती, गोपाल नाथ, ये सब कैसे मामले थे कि इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उनसे छीन के लोगों में बांटी गई। ये भी एक समाजवादी की ही लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक ना। आगे अगर हम बात करते हैं, बट ये समाजवादी हमारे यहाँ कैसा है, तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा गांधीयन टाइप का है, ठीक ना। ये जो है ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें तो जिसको नाम दिया जाता है गांधीयन लोकतांत्रिक टाइप का, इसको जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, ठीक ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, तो सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्रात्मक में क्या कहेंगे, यहाँ से आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें ना तो ले सकते हैं। पूरा एक ही जगह हमने सारी चीजों को रख दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे याद रखना है लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है और इसी चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया है लोकतंत्र के बारे में, जिसमें 1.5 घंटे के आसपास हमने पूरी 2 वीडियो को प्रोवाइड करके आप लोगों को बताया है, ठीक ना। तो लोकतंत्र के बारे में वहां से आप लोग पूरी चीजें देख सकते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर गणराज्य का मतलब क्या होता है, शासक का ऐसा प्रमुख जो लोगों द्वारा चुना गया हो व्यक्ति होगा और ना कि किसी वंश का राजा या खानदान का होगा। कहने का मतलब हम गणराज्य डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजा रानी नहीं होगा देश में सत्ता चलाने के लिए, यहाँ पर हम उसी से सत्ता चलवाएंगे, वही हमारे देश का प्रमुख होगा जिसे हम लोगों ने चुनकर भेजा है। जैसे पहले नहीं होते थे कि कोई राजा अकबर नाम का रहेगा तो कोई उसमें राजा रहेगा अशोक नाम का रहेगा, तो फिर कोई राजा आएगा बहादुर शाह जफर नाम का रहेगा, नहीं रहेगा। ये भारत देश जब से आजाद हुआ है, जब से यहाँ पे सारी चीजें ऐसी आई, संविधान से बनने वाली चीजें आ गई हैं, तो यहाँ पे अब कहा गया कि अब किसी भी प्रकार के किसी किंग या क्वीन की जरूरत नहीं है, ठीक ना। किसी भी राजा या किसी रानी की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है, ठीक। हम लोग गणतांत्रिक देश के लोग हैं, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रिपब्लिक को अपनाए हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी में हमको क्या ध्यान देना है, इसी में हमको समझना है न्याय 3 तरीके का न्याय रहेगा, ठीक ना। न्याय इसमें कौन कौन, तो इसमें हम देखेंगे तो नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक ना। किसी भी तरीके से उनके जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं और उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बट एक भेदभाव क्यों इसको रखा गया है, तो इसको इसमें अडॉप्ट करने वाले, इसमें लागू करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज में ये चीजों को झेला है, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से जब उनको इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा, इसलिए उन्होंने इसे संविधान में जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये सारी चीजें जब हमारे साथ हो सकती हैं तो हमारे लोगों के साथ भी ऐसी चीजें होंगी, इसीलिए उन्होंने इसे इसमें ऐड किया है, ठीक ना। ये उन्हीं की देन है जिसके वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें न्याय से जुड़ी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब पुरुष और महिला के बीच में भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल उसमें बताया गया था कि 2015 से पहले सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वैसे ही हमने आपको बताया था दक्षिण भारत की घटना जिसमें महिलाओं को, दलित महिलाओं को, दलित पुरुषों को इनके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे, बेवजह टैक्स लगाए जाते थे जिनका कोई भी एक तरीके से रूल नहीं था। बस केवल अगर उनको सर अपना ऊंचे करके चलना है, सर ऊपर करके चलना है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा ये अपना हमेशा सर नीचे करके चलेंगे। और यही सारी चीजें हमारे देश में अच्छी नहीं थी, बट क्या ही कर सकते हैं,
देश अच्छा था, देश के लोग अच्छे नहीं थे, तो धीरे धीरे सारी चीजें सही हो रही हैं। मे भी ये कुछ दिनों में सही हो जाए, बट अभी भी कुछ ऐसे बेवकूफ किस्म के लोग आ गए हैं जिनके वजह से और ज्यादा जातिगत भावना, धार्मिक मामले ये सभी सामने आते ही जाते हैं। इसमें कुछ बाबा लोग हैं, ऐसे नए नए किस्म के बाबा आए हैं जिनको हमें लगता है कि कुछ भी नहीं पता होगा, एक तरीके से ना ढंग का इतिहास नहीं जानते होंगे अपना और अपने देश का। वो लोग भी बाबा बन के आ गए हैं और बड़ी बड़ी चीजें जो है बता के चले जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाले ऐसे निठल्ले किस्म के बाबा लोग आए हैं जो पूरे देश को चौपट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों का भी थोड़ा सा बंदोबस्त करना चाहिए सरकार को, बट क्या ही कर सकते हैं, सरकार भी ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देती है जो पूरी तरह से देश को डुबाने में अपना योगदान निभाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग, आगे समझेंगे, कभी किसी मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। और हमारे सामने अभी क्या आ जाता है, अगला आ जाता है स्वतंत्रता। तो नागरिक कैसे सोचेगा, किस तरह से अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को प्रकट करेगा, उनके विचार पर किस तरह से अमल किया जाएगा, ये सारी चीजों पे कोई पाबंदी नहीं है। मतलब हमको स्वतंत्रता है ना भाई, हम कहीं भी कुछ भी चीजें बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में है। लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अपने देश की सबसे बड़ी सत्ता संचालन करने वाली पार्टी, सबसे बड़े नेता का भी आलोचना कर सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे इस लोकतांत्रिक देश की। हम मोदी जी के बारे में भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर इस चीज से गलत की है, आपने यहाँ पे इस चीज सही की है, और ये हमें कहाँ से अधिकार मिले हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिले हैं कि अगर आपने गलत किया है तो हम गलत कह सकते हैं, फिर चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के राष्ट्रपति हो, या देश के कोई सामान्य नागरिक। ये फ्रीडम हमको देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इसमें स्वतंत्रता जैसे शब्द को जोड़ा गया है। 5 तरह की स्वतंत्रता हमको दी जाती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो हमको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें विश्वास करने की, हम किस चीज को माने किस चीज को ना माने, हमारी मर्जी, हम किसी भी गॉड को माने किसी भी गॉड को ना माने, हम किसी धर्म को माने ना माने। ठीक है, धर्म, हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, किस चीज की पूजा पाठ करेंगे किसकी नहीं करेंगे, हमारी स्वतंत्रता है। ऐसी 5 स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। और न्याय हमको 3 दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमको ये 3 न्याय मिलने चाहिए, और इसी के साथ हमको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी दी जाएगी। ठीक ना, तो ये भी चीजें यहाँ पे हमको बताई गई हैं। बाकी समानता कैसी कैसी होनी चाहिए, तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है कि अगर हम देखते हैं कि कोई गलती करता है, फिर चाहे राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक, उसके लिए एक जैसे कानून होंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, कोई सामान्य नागरिक है तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कानून के सामने, विधि के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं, और ये इसीलिए लाया गया क्योंकि असमानता को समाप्त करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक ना, आगे हम कौन शब्द बच रहा है, तो सारे शब्दों के बारे में तो चर्चा कर ही लिया है हमने। बस एक चीज और याद रखिएगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और ये जो सेकुलर शब्द है, इसको हमने जोड़ा है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 1976 में जोड़ा गया है। और ये उद्देश्यता में जोड़ा गया। आज तक के पूरे रिकॉर्ड में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, किस पे, प्रस्तावना पे, और 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक और इसमें आ जाता है, तो एक इसमें आ जाता है। अगर हम बात करते हैं, अभी उस शब्द को भी आपको बताएंगे हम, ठीक ना। सोशलिस्ट आ जाता है, सेकुलर आ जाता है, और एक इंटीग्रिटी करके आ जाता है, तो इसको भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, बंधुता नाम के शब्द। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं इसमें क्या, तो इसको जो है अपनाया कब गया है, तो ये लागू हो गया था, इसीलिए इसको संविधान दिवस के नाम से जानते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को आप संविधान दिवस के रूप में याद रखेंगे, बट लागू ये कब हुआ है, तो 26 जनवरी को। ये चीजें इसमें आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, इसमें 3 शब्द याद रखने हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, ठीक ना। तो ये 3 शब्द भी इसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रस्तावना के बारे में हमने जो चर्चा किया है, इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे और ये चैप्टर यहीं पर होता है क्लोज। बाकी इसके अगले चैप्टर पे हम लोग आएंगे, कुछ ही दिनों में आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को कुछ चीजें जरूरी है जो आप इसको पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखेंगे, ठीक ना, कुछ चीजों को कि हाँ कैसा है आप लोगों को सारी चीजें। बाकी आपको अभी इसी के साथ कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे जल्द आप लोगों को चाहिए क्लास, तो सारी चीजें भी आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।